स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है निश्चित समाकलन अर्थात डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसे समझने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम है भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे और इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने सीखा था अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन में हम एक कांस्टेंट जोड़ते थे। जैसे यहाँ से हमें यहाँ तक समाकलन करना है तो ये एक निश्चित हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ही करना है। और समाकलन जब हम अनिश्चित करते हैं तो उसका ये नहीं पता रहता है कि हमें समाकलन कहाँ तक करना है, तो इसलिए हम उसमें अचर राशि जोड़ देते थे, कांस्टेंट, जिसे सी कहते थे। तो अब हम इस अनिश्चित समाकलन से निश्चित समाकलन में चलेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है, यहाँ से और यहाँ तक का निश्चित कर देना है। यहाँ पर मान लिया हमने x का मान a है और यहाँ पर x का मान b है। तो इसका मतलब है हमें x के a से b तक के फंक्शन का समाकलन निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का समाकलन। इसलिए अब हम इसमें निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अनिश्चित समाकलन में हमें ये बाउंड्री लाइनें नहीं दी थी कि यहाँ से यहाँ तक करना है, इसलिए उसका समाकलन अनिश्चित होता है। यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी, इसलिए इसका मान अज्ञात रहता है, अनिश्चित रहता है, इसलिए उसमें हम कांस्टेंट जोड़ देते थे। तो अब हम इसमें ये दो सीमाएं दी हैं, इसके अंतर्गत इस फंक्शन का हमें समाकलन करना है। किसके? दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत जब हम समाकलन करते हैं तो इसे ही हम निश्चित समाकलन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, समाकलन में हम इसके पार्ट्स छोटे छोटे कर लेते हैं जिनकी चौड़ाई समान होती है, जिसे हम dx कहते हैं, अति सूक्ष्म जो है। और इन सबको जोड़ दें तो ये समाकलन कहलाता है। ये dx है, ये सभी समान dx चौड़ाई की खंड है दिए हुए, तो dx होता है। और इस टाइप से इन सभी खंडों को जोड़कर जब हम निकालते हैं तो इसे समाकलन कहते हैं। और जब एक पार्ट का निकालते हैं, सूक्ष्म निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, तो इसे हम अवकलन कहते हैं। तो आइए, परिभाषा के अनुसार जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। और निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है, एक और केवल एक ही मान होता है। तो इसे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b और f(x) dx से निरूपित करते हैं। पुनः ध्यान देंगे, जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। और निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है, तो जिसे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a से b f(x) dx से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर a समाकलन की निम्न सीमा कहलाएगी और b समाकलन की उच्च सीमा कहलाएगी। पुनः a समाकलन
की निम्न सीमा कहलाती है, जिसे हम अपर लिमिट कहते हैं, सॉरी लोअर लिमिट कहते हैं। और बी समाकलन की उच्च सीमा कहलाती है। और इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। और ए से बी समाकलन का परिसर अर्थात रेंज कहलाता है। पुनः अंतराल ए ये क्लोज्ड इंटरवल है, ए से बी समाकल का परिसर या रेंज कहलाती है। वैसे तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन इसका है ए से बी सीमाओं के अंतर्गत। तो ये फलन और कोटियों ए और बी के द्वारा और एक्स अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसको पुनः आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये बार बार आपको फंडामेंटल थ्योरम और एरिया के हिसाब से भी इसको निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर ये पुनः एक बार ध्यान रखेंगे, जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है, इसे हम इस टाइप से निरूपित करते हैं। इससे लिख सकते हैं, से निरूपित करते हैं। निश्चित समाकलन को, इसे जो थ्योरी लिखी है इसे हम इतने से निरूपित करते हैं। पुनः एक बार और, ये दो सीमाएं दी हुई हैं, यहाँ पर x बराबर a और x बराबर b के मध्य हमें जब समाकलन करेंगे तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। अब आइए और आगे विश्लेषण करते हैं हम लोग कि इसको हल कैसे किया जाएगा। तो इसे हल कर लेते हैं हम लोग। ये मान लिया हमने, लेट इंटीग्रेशन f ऑफ x इज इक्वल dx इज इक्वल टू कैपिटल F(x) मान लिया हमने। मतलब समाकलन f ऑफ x dx का समाकलन हमने मान लिया कैपिटल F ऑफ x है। तो अब इसमें a टू b लिमिट लगा देते हैं समाकलन की, और इसका समाकलन जो है ये f ऑफ x है। तो इसमें अब हम लिमिट लगा लेते हैं। जब हम फंक्शन का समाकलन कर लेते हैं तत्पश्चात इसकी लिमिट लगाते हैं। कैसे? बड़ी ब्रैकेट लगाकर, नीचे छोटी लिमिट, ऊपर बड़ी लिमिट, इसे अपर लिमिट कहते हैं। और इसका मान ये b जो है ये फंक्शन के आधार पर रख दिया जाता है। फंक्शन जहाँ x में है तो x के स्थान पर रख देंगे b, माइनस लगाएंगे और नीचे वाली लिमिट रख देंगे। इस टाइप से ये हल हो जाता है। क्या किया हमने? ध्यान देना है कि पहले हमने जो फंक्शन है उसका समाकलन किया था, जो हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ पर अज्ञात होता है, ये काउंटेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ मान लिया कि इसका समाकलन इतना है। समाकलन करके लिमिट लगा देते हैं बड़ी ब्रैकेट के बाहर a से b, और फिर इसमें x के स्थान पर पहले ये लिमिट रखते हैं अपर लिमिट f ऑफ b, फिर माइनस सूत्र में लगाते हैं, उसके बाद नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं फंक्शन में। यही फलन का निश्चित समाकलन कहलाता है, उसका मान कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है
कि हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन में c जोड़ा था, तो c के मान पर निश्चित समाकलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए उसे भी देख लेते हैं हम लोग। आइए ये देखते हैं कि निश्चित समाकलन का अचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अचर पर निर्भर नहीं करता, हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of x dx बराबर, तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल टू कैपिटल f of x प्लस c है, इसका मान लिया। तो यहाँ रख लेंगे f of x प्लस c और इस पे लिमिट रखेंगे a to b। अब यहाँ चूंकि फंक्शन x में है तो लिमिट का मान x के स्थान पर रखा जाएगा, f of b प्लस c, और ये एक बार लिमिट रख दी हमने इसमें, फिर माइनस लगेगा और फिर लोअर लिमिट यहाँ पर लगा देंगे प्लस c। तो यहाँ पर मान हमने लोअर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के मान रख दिए। ये अपर लिमिट में फंक्शन की वैल्यू है, ये लोअर लिमिट में फंक्शन की वैल्यू है, क्योंकि इसे लोअर लिमिट निम्न सीमा कहते हैं समाकलन की, इसे उच्च सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर अब f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c से c ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये आ जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो इस तरह से अचर का निश्चित समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब हम आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन समझेंगे। तो ये कलन का आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो अभी हमने समझाया था उसी बेस पर और लगभग वही है। थ्योरी में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो माना f ऑफ x अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a, b में एक सतत फलन है तथा f ऑफ x का समाकलन f ऑफ x है कैपिटल, तब अंतराल a, b में f ऑफ x का निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f ऑफ x dx से निरूपित होता है तथा इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं। a और b समाकलन की क्रमशः निम्न सीमा और उच्च सीमा कहलाती है तथा a, b जो क्लोज्ड इंटरवल है समाकलन का परिसर कहलाता है। तो इस तरह से अब आगे हम पढ़ेंगे ज्यामितीय निरूपण, समाकलन का, निश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण कहेंगे। तो आइए उसको समझते हैं। तो हमने पूर्ववत भी बता दिया था जब समाकलन को समझाया था अभी निश्चित समाकलन को, कि जो है इसमें दो निश्चित राशियां होती हैं जिन्हें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहते हैं, और फंक्शन होता है और उसे हम इंटीग्रेशन के रूप में लिख दें तो वह निश्चित समाकलन बन जाता है। अर्थात दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत किया गया समाकलन निश्चित समाकलन कहलाता है। निश्चित समाकलन किसको निरूपित करता है, ये आइए ज्यामितीय निरूपण में समझते हैं। वैसे तो निश्चित समाकलन जो है, जो अभी निरूपण होगा, हम क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं निश्चित समाकलन के द्वारा। परिबद्ध क्षेत्रफल होता है, कैसे, आइए समझते हैं। तो निश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण, तो आइए पुनः y बराबर f ऑफ x, ये कर्व है कोई,
x अक्ष और कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b से परिबद्ध में से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो ये परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल को इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b ऑफ f ऑफ x dx को निरूपित करता है। क्या चीज? परिबद्ध क्षेत्रफल जो है ये निरूपित करता है निश्चित समाकलन। x बराबर a लिखा है से परिबद्ध क्षेत्र मतलब इस पूरे जो माप दी हुई है इससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निश्चित समाकलन निरूपित करता है को इतने से निरूपित किया जाता है। लिख सकते हैं किया जाता है। क्या है ये एक कर्व दिया हुआ है आपका जो y बराबर f ऑफ x है और ये रेखा दी हुई है x बराबर a मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है a और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है d अंताखंड जिसे कहते हैं। तो ये एरिया जो है ये आपका लिखा है, पुनः देखेंगे y बराबर f ऑफ x जे कर्व है y बराबर f ऑफ x x अक्ष है ये और कोटियों x बराबर ये रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। x अक्ष पर a अंताखंड काटती है तो x बराबर a इस रेखा का समीकरण हो जाता है और x बराबर b जो ये है जो x अक्ष पर b अंताखंड काटती है तो इस रेखा का समीकरण हो गया x बराबर b। अर्थात इन चारों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है वो हो गया है a b c d जिसे हम परिबद्ध क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ये समाकलन अर्थात निश्चित समाकलन निरूपित करता है। किसे? इस परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल को ये इस टाइप से निरूपित किया जाता है। तो इस टाइप से ये हमें ज्ञात हो गया कि जो निश्चित समाकलन था दो निश्चित सीमाएं थीं, उनके अंतर्गत मतलब अंदर और वक्र के बीच घिरा और इसके बीच घिरा मतलब एक निश्चित सीमा के अंदर घिरा हुआ क्षेत्र था, उसका क्षेत्रफल निश्चित समाकलन द्वारा निरूपित होता है। जनरली हम कह देते हैं निश्चित समाकलन की परिभाषा को बना देते हैं कि दो निश्चित सीमाएं केवल बाउंड्री लाइन दे दी और ये नहीं दिया तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में पूरी बात आ जाती है। तो इस तरह से निश्चित समाकलन का ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। अगर और हम यहाँ लिखना चाहें परिबद्ध क्षेत्र आपका हो जाता है a b c d, इतना लिख सकते हैं। तो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज है 7.9 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के प्रश्नों में
निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये निश्चित समाकलन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे -1 से 1, ये लिमिट है। पढ़ेंगे इसे इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 1, और एफ ऑफ एक्स की जगह लिखा है फंक्शन x + 1 × dx। तो पहले हम इसका समाकलन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है इसका समाकलन, तो इसका समाकलन पहले इसका समाकलन आएगा x dx + 1 dx। अब इसका समाकलन x की घात 2/2, इसका आता है 1 का x, तो ये समाकलन हो जाता है। तो इसका समाकलन हम कर लेते हैं x की पावर 2/2 + x, और इसमें लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट क्या करेंगे, पहले x के स्थान पर 1 रखेंगे जहाँ जहाँ x आया है, तो 1 की घात 2/2 + 1, ये 1 में माइनस, अब ये रखेंगे -1 यहाँ, तो -1 की पावर 2/2 प्लस यहाँ -1। और इस टाइप से चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पहले बड़ी ब्रैकेट लगा ली, एक बार इसे रख लिया लिमिट, और फिर माइनस में इसे बीच में पहली लिमिट रखने के बाद फंक्शन में फिर माइनस आता है, फिर नीचे वाली लिमिट लगाई जाती है जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, जो x के स्थान पर रखा जाएगा इसमें जिसमें फंक्शन है। तो इस टाइप से हम रख देते हैं। तो इसमें ये आ गया 1/2 + 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/2 और फिर ब्रैकेट, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और फिर पुनः प्लस। तो इस टाइप से ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आंसर आ गया है निश्चित समाकलन का 2। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 2 से 3 1/x dx, और 1/x किस फंक्शन का अवकलन होता है। तो ये log x का अवकलन है 1/x, तो इसका समाकलन होगा log x। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग हल करते हैं इसे। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 2 से 3 1/x dx। तो पहले हम 1/x का समाकलन करेंगे जो कि log x होता है। तो यहाँ पर हम log x लिख लेंगे और इस पे लिमिट लगाएंगे 2 से 3। अब यहाँ x की जगह पर log 3 पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो log 2। इसे log की प्रॉपर्टी होती है log m into n बराबर log m प्लस log n। इसी टाइप से log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो इस टाइप से ये दी हुई है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे log 3/2। तो ये आंसर हो जाता है। इसे नोट करते चलेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। अब यहाँ से समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन कर लेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 2 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 6x dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2
9 dx। अब इस टाइप से 4 बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन 1 to 2 x to the power cube dx। यहाँ 5 बाहर और इसका इंटीग्रेशन प्लस 6 बाहर। इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx प्लस 9 बाहर और 1 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ x की पावर n का सूत्र लगा देंगे। x की पावर 4/4 n प्लस 1 होती है और इस पे लिमिट 1 से 2 -5 यहाँ x to the power 3/3 और यहाँ 1 से 2 प्लस 6 x स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2 प्लस 9 और यहाँ 1 का x और यहाँ लिमिट लगा लीजिए। अब यहाँ 4 हम इसे निकालना चाहे आउट तो 4 लिख सकते हैं और इसमें लिमिट रख सकते हैं यहाँ से, और चाहे तो इसको अंदर रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4 और यहाँ 2 रखिए, x की जगह 2 की घात 4/4 माइनस 1 रखेंगे x की जगह 1 की घात 4/4 माइनस 5। अब यहाँ पर x की घात 3 की x की जगह 2 की घात 3/3 माइनस 1 रखेंगे x की जगह 1 की घात 3/3 प्लस 6 यहाँ रखेंगे 2 की पावर 2/2 माइनस 1 की पावर 2/2 प्लस 9 x की जगह 2 और माइनस 1। ऊपर वाली लिमिट प्लस में, फिर बीच में सूत्र में माइनस, फिर 1। तो इस टाइप से हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 तो ये हो गए 16/4 माइनस 1/4 और माइनस 5 यहाँ हो गया 8/3 माइनस 1/3 और यहाँ प्लस 6 4/2 माइनस 1/2 और ये 9 × 1। अब यहाँ पर ये 16 में से 1 घटा देंगे और ये आ जाएगा 15। 4 × 15/4 माइनस 5, 8 में से 1 गया 7/3 प्लस 6 × 4 माइनस 1 3/2 प्लस 9। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल और 2 से 3 कैंसिल, 6 कैंसिल 3 आएगा तो 15 आए यहाँ माइनस 35/3 प्लस 3 3 9 प्लस 9 ये आ गया 9 9 18 और 15 18 10 28 5 33 माइनस 35/3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 33 या 99 माइनस 35/3। ये आया 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6/3। ये हो गया आंसर। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लेंगे और इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/4 sin 2x dx, यहाँ से इसका समाकलन होता है माइनस cos 2x/2 और यहाँ लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से π/4। यहाँ मान रख लेंगे जो -1/2 दिया हुआ है तो -1/2 इसमें लिमिट रखें cos 2 × π/4 1/2 यहाँ से कॉमन लिया और cos 2x की जगह ये मान रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं cos 2 × 0 इस टाइप से। अब यहाँ -1/2 ये 2 दूनी 4 हो गए cos
π/2 आएगा और इसका मान रखेंगे, ये cos 0 आएगा, तो यहाँ से माइनस हाफ cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1, ये माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। तो इस टाइप से हम, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आसानी से, तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो cos 2x का सॉल्यूशन होता है sin 2x अपॉन 2 और डिफरेंस इसकी लिमिट 0 से π/2, ये 1/2 और लिमिट यहाँ रखेंगे sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0 हाफ, ये इससे कैंसिल हो गया और ये sin पाई आ गया माइनस sin 0 आ जाता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो हाफ और sin पाई का मान ये भी sin 90 + 90, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान भी 0 होता है, तो इसका रिजल्ट टोटल आ जाएगा 0। तो इस टाइप से sin 0 का मान 0, sin पाई का मान 0, तो 1/2 × 0 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप से इसे हम क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्यूशन है इसका, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, वेरी इजी कहें तो इंटीग्रेशन लिमिट 4 to 5 e⁻x dx और e⁻x का समाकलन भी इस टाइप से e⁻x का समाकलन आप जानते हैं e⁻x होता है, तो यहाँ पर हम समाकलन कर लेते हैं, e⁻x रहेगा, फिर लिमिट 4 to 5 और अब x के स्थान पर 5 रखेंगे माइनस e⁻4, और चाहे तो यही उत्तर लिख लें या e⁻4 कॉमन ले लें तो e-1 हो जाता है, यही है आंसर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।